चलो एक बार फिर से फाइट बैक करते हैं। जो हो चुका है उसे भूल जाते हैं और एक बार फिर से तैयार हो जाते हैं अपने मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ताकि हम अपने पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकें, तो सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट। अभी आप जो कुछ भी गो थ्रू कर सकते हो, वी रियली अंडरस्टैंड दैट थिंग, बट रिमेंबर, अगर तुम तैयार हो तो सब कुछ हो सकता है। एक बात हमेशा याद रखना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुमने मन में ठान लिया है कि इस बार हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलो शुरुआत करते हैं, समझते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है जो हमें फॉलो करना है ताकि मैथमेटिक्स में हम बहुत 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 अच्छा परफॉर्म करें। तो सबसे पहली चीज़ आप सभी बच्चों को जो याद रखना है वो ये है बेटे कि देखो यार, एक बहुत अच्छा टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। अगर आप अपनी डेली परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करोगे तो फिर से ऐसा होगा कि एक दिन हम बहुत मोटिवेटेड हैं, हमने कुछ कुछ पढ़ लिया, दूसरे दिन मोटिवेशन गायब हो गया, डिसिप्लिन हमारा टूट गया और फिर हम नहीं पढ़ पाए। आप सभी बच्चे मुझे प्रॉमिस करो कि भाई अभी ना आप कुछ सोचोगे नहीं, अभी आपको क्या करना है, इस टाइम पीरियड में आपको अपना बेस्ट देना है, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचना है। एंड इट इज़ पॉसिबल, आप कर सकते हो। सभी एजुकेटर्स आपके साथ हैं, इस बात को याद रखिएगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद अपना एक टाइम टेबल बनाएंगे और उस टाइम टेबल में ना बेसिकली आप ये नहीं लिखोगे कि मुझे इतना पढ़ना है उतना पढ़ना है, आपको ये लिखना है कि यार जो मैथ्स के इतने चैप्टर्स हैं, इसमें से ऐसे कितने चैप्टर्स हैं जिसके लिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो आपको मॉडरेट लगते हैं, लाइक थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और कुछ ऐसे चैप्टर्स हो सकते हैं जो आपने अपने बोर्ड्स में भी छोड़े हो, आपको डिफ़िकल्ट लगते हो। तो एक बार ना सभी चैप्टर्स को इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप एक टाइम टेबल बनाएंगे जिसमें आप अपने आप को हर दिन टारगेट देंगे, ठीक है, कि आज से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज़ माई टारगेट, बिकॉज इफ़ यू विल राइट द टारगेट, आपके अंदर मोटिवेशन होगा उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है, पहला थोड़ा सा एनालिसिस करना है, ठीक है, टाइम टेबल बनाना है, अपनी बुक्स को अपने पास रख लेना है। अब पढ़ते समय आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए ये भी ध्यान से सुन लो। फिर अपन चैप्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि कौन से चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। तो डेली टारगेट्स आप लोग दोगे अपने आप को, और अगर आप मेरे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हो सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, कंसेप्ट रिवाइज कराऊंगी। बट आई रियली वांट टू नो कि आप सभी बच्चे तैयार हैं पढ़ने के लिए। मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना बेटा, क्योंकि हम सब अपना 100% देंगे। इसके बाद बेटे देखो, आपको कुछ बहुत अलग चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें रखोगे आप अपने पास, लेकिन बेस्ट रखोगे। जैसे सबसे पहले एनसीईआरटी। अगर आप सब बच्चे मुझे कहते हो तो मैं आप सभी बच्चों को एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। तो हमें यार एनसीईआरटी पढ़ना है, अच्छे तरीके से उसके क्वेश्चंस देखने हैं, सारे क्वेश्चंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी से कंसेप्ट समझने के बाद कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस आप डेफिनेटली बना सकते हो, ठीक है, जो आपके लिए ये शो कर रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा डिफरेंट है। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में भी क्या होता है ना, क्वेश्चंस के जो सेम क्वेश्चंस होते हैं उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो डिफरेंट पैटर्न के हैं, जो कुछ नया सिखा रहा है, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस करना है। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी ये आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। जब मैं एनसीईआरटी की बात करती हूँ ना बेटे, तो मिसलेनियस एग्जाम्पल, मिसलेनियस एक्सरसाइजेस सब की बात करती हूँ मैं। तो इन सब में से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बिल्कुल पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। इसके बाद बेटे पीवाईक्यूज़। देखो सीबीएसई का एग्ज़ाम देने जा रहे हो आप, तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप बना लो, आप शिद्दत से पास्ट ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर दिस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ओके। पीवाईक्यूज़ आपको सॉल्व करना है। फिर बात करते हैं बेटे सैम्पल पेपर की। सीबीएसई की वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलती हूँ, आपको सब कुछ नया सीबीएसई की वेबसाइट पे ही मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ वहाँ भटकना नहीं है,
ठीक है, जैसे यहाँ पे आप जा रहे हो, ये रहा आपका सीबीएसई का वेबसाइट, एकेडमिक वेबसाइट पे चले जाना। इस एकेडमिक वेबसाइट पे आपको यहाँ क्वेश्चन बैंक भी मिल जाता है, ठीक है। और ये देखो सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जब आप इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जाते हो, जैसे कि मैं 2025-26 क्लास 12th पे गई, यहाँ पे आप जाइए मैथमेटिक्स वाले पोर्शन पे, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स, ठीक है, ये रहा तुम्हारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। अब इससे आपको प्रैक्टिस करने के लिए बेटे मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया लगेगा कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो एनसीईआरटी से, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद सीबीएसई जो सैम्पल पेपर देता है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर, सीबीएसई के जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन है, क्या आप उन क्वेश्चंस को बना पा रहे हो या नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस बार के बोर्ड से हम सबको समझ में आई है वो ये है कि बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि बेटे स्टेप मार्किंग तो होती है, ठीक है। सही प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना, स्टिल आप कुछ अप्रोच उस क्वेश्चन के लिए लिख सकते हो कि हाँ ये फॉर्मूला यूज़ हो सकता है, थोड़ा बहुत यू कैन राइट, ठीक है, कि हाँ इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर बीच में अगर आप अटक रहे हो तो उस जगह पे आप छोड़ दो, बट ये याद रखो कि स्टेप मार्किंग भी मिलती है आपको। देखो अगर आपको ये चीज़ समझनी है कि किस तरीके से स्टेप मार्किंग होती है, तो मैं इसी क्वेश्चन पेपर का आप अगर यहाँ देखो तो मार्किंग स्कीम भी गिवन रहता है। अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको स्टेप्स लिखने पे मार्क्स मिलता है। वेट, मैं आपको एक बार क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, सी हाउ द स्टेप मार्किंग इज डन, दिस इज ऑल्सो मैंशनड। तो अगर कोई क्वेश्चन पूरा भी नहीं आता, आधा आ रहा है, कुछ कर पा रहे हो, स्टिल सॉल्व इट, यू विल गेट मार्क्स ओवर दैट, ठीक है। और कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट करना है ये बहुत मैटर करता है बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए मैंने आप लोग को क्या एक एडवाइस दी है कि आप जब किसी चैप्टर को एनसीईआरटी से कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आपको उसके पीवाईक्यूज करने चाहिए, साइमल्टेनियसली सैम्पल पेपर्स को ओपन करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, क्या भूल रहे हो। अच्छा मैम, अब ये हम पढ़ेंगे कैसे, मतलब जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पीवाईक्यू सैम्पल पेपर पे आए? नहीं, आपने अगर चैप्टर 1 पढ़ा है, ठीक है, तो चैप्टर 1 के ही आप पीवाईक्यूज बनाइए, चैप्टर 1 के ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करो सैम्पल पेपर्स में से। सब कुछ सीबीएसई की वेबसाइट पे है, ठीक है, क्लियर है, ओके डन, ये बात समझ में आई। तो बस इतना ही आपका मटेरियल है जो आपको फॉलो करना है और आपको एक्स्ट्रा कुछ फॉलो नहीं करना है। दिस इज सफिशिएंट, आई एम टेलिंग यू, राइट। अब इसके बाद बात करते हैं चैप्टर्स की। तो बेटे देखो हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं और ये इन 13 चैप्टर्स की मार्किंग स्कीम है। अब जो मैंने आपको पहला टास्क दिया था कि आप एनालिसिस करो कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लगता है, मॉडरेट लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है। प्लान ए क्या है? प्लान ए ये है कि आपने एनालिसिस किया, ओके, आपने एनालिसिस किया, मार्किंग स्कीम आपके पास है। जो इजी लगते हैं उनको रिवाइज करने में आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा, आप उनके फटाक सीधे वन शॉट देख के सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मॉडरेट लगते हैं, मतलब कहीं कंसेप्ट्स में कुछ कमी है तो उन कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करना है आपको और फिर उन पे मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो लगता है यार मुझसे हो ही नहीं सकता, ठीक है, लाइक अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, जब आपने इजी और मॉडरेट के वेटेजेस को कैलकुलेट कर लिया, यू विल गेट अ आइडिया कि ठीक है, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स छोड़ भी देता हूँ, स्टिल आई एम मैंने उतना पढ़ लिया है जिससे मैं अपने पासिंग मार्क्स तक पहुंच सकता हूं या फिर एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकता हूं, जो मेरा एक्सपेक्टेशन है मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। देन जस्ट फोकस ऑन दीज टू क्राइटेरियाज, राइट, द इजी एंड द मॉडरेट वन। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आई हैव टू स्टडी सम चैप्टर्स फ्रॉम द पोर्शन जो मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो उसमें से भी आप अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ लो। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जनरली क्या होता है ना, बच्चों को कैलकुलस अच्छा नहीं लगता। कुछ बच्चों को कैलकुलस इज़ लाइक यार मेरे को नहीं लग पाएगा मैम, अच्छा उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ। तो आप बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे मत जाइए कैलकुलस के, आप बेसिक क्वेश्चंस कर लो ना। आप डिफ्रेंसिएशन, देखो बेटे, अगर मैं हर बार एक चीज़ कहती हूँ, डिफ्रेंसिएशन में अगर चेन रूल आता है ना तो डिफ्रेंसिएशन मुश्किल नहीं है। डिफ्रेंसिएशन चैप्टर से क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, या पैरामेट्रिक, ठीक है, आपका डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस, लॉग वाले क्वेश्चंस, ये तुम्हारे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई तुम्हें अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर ओवरऑल डरावना लगता है, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी कर लो, आसान है।
कुछ पैटर्न्स पढ़ के चले जाओ। जैसे अगर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ जाती है, उसमें किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये पूछना है, तो आपको अगर अप्रोच पता है आप लिख पाओगे। तो डिफिकल्टी लेवल पे मत जाओ, लेकिन बेसिक लेवल खत्म कर लो। देखो आपने जो ये कैटेगरी बनाई ना, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, तो उसमें भी जो कैटेगरी आपको डिफिकल्ट लगती है उसमें बहुत डीप मत जाओ, लेकिन बेसिक्स तो पढ़ लो। अगर मान लो इजी क्वेश्चन आ गया तो आप लिख पाओगे, कुछ कर पाओगे सॉल्व, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ना चैप्टर के नाम और उनके मार्क्स मेंशन कर दिया है। देखो बेटे, अगर तुम पूरी चीज़ नोटिस करते हो ना, तो एंटायर सिलेबस में रिलेशंस एंड फंक्शन से क्या पूछते हैं ये लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन, 2 टाइप के क्वेश्चन है। फंक्शन में बाइजेक्टिव पूछते हैं। इसमें 3-4 थोड़े से क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जब आप सैम्पल पेपर और BYQs को देखोगे ना, तो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, दिमाग में ऑलरेडी फिक्स हो जाएगा कि ऐसे टारगेट करना है। ITF से क्या आता है? सर्शन रीजन 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं वो लोग। उसमें भी क्या पूछेंगे आपसे? डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है। इतना प्यारा वन शॉट मैंने ITF के आपके लिए बनाया ना, अगर आप उसको भी देख के सीधा क्वेश्चंस बनाओगे, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी। मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट पे आते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आता है, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ पे सवाल पूछे जाते हैं, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होते हैं, वो कर लो यार। प्रॉपर्टीज़ वाले MCQ लगा डालो सारे के सारे। सो दिस इज इजी चैप्टर, टॉपिक भी पता चल गया, कैलकुलस मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। इसके बाद वेक्टर 3D। अब देखो वेक्टर 3D में अगेन सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपको करना है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ लो। 3D में सिर्फ लाइन के ही कंसेप्ट पढ़ना है आपको। तो 3D का भी अगर वेक्टर 3D आपको खुद डिफ़िकल्ट लगता है ना, सो जस्ट फॉलो माई वन शॉट्स। उसमें मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर आप उसको देख के PYQs और सैम्पल पेपर्स बनाते हो, यू आर गुड टू गो फॉर द एग्जाम, ठीक है। बस स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको इसमें, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज वाले क्वेश्चंस एंड सो ऑन, परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, ठीक है। सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। फिर बात करते हैं LPP। 2 तरीके के सवाल हैं इसमें आपके, बाउंडेड अनबाउंडेड वाली, उनकी प्रैक्टिस कर लो। प्रोबेबिलिटी में आपकी बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, अगेन बेसिक लेवल पे जाना है आपको। तो देखो यहाँ पे आपने एनालिसिस कर लिया, चीज़ों को लिख लिया, और आपने ये देख लिया कि अगर इतने चैप्टर्स आप करते हो तो आराम से आप अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो, ठीक है। इसके साथ बच्चे मैं आपको ये बता देती हूँ कि लिख के प्रैक्टिस करनी है। जितना लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। एंड फिर से मैं आपको कहूँगी, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एवरीथिंग A to Z, हर एक चैप्टर के वन शॉट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एवरीथिंग इज अवेलेबल। और हम आपके लिए लाइव सेशंस भी लेकर आएंगे। बस आप सब बच्चे बोल देना मैम वी आर रेडी, फटाफट सेशंस को स्टार्ट करो, और बस वी आर देयर फॉर यू, और अच्छे तरीके से हम इस जर्नी में आपका साथ देंगे, पेपर क्लियर करेंगे। सो बच्चों डरना नहीं है, मेहनत करना है और तुम कर सकते हो। सो मिलते हैं अपनी क्लासेस में, टिल देन प्लीज़ टेक केयर।